खुश हो जाइए कि नरेंद्र मोदी ने देश से वीआईपी कल्चर को समाप्त कर दिया है। खुश हो जाइए कि नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के गाड़ी पर से लाल बत्ती उतरवा दिया है। लेकिन साहब से सवाल पूछिएगा कि अगर वीआईपी कल्चर समाप्त होने के बाद भी कोई व्यक्ति किसी राज्य मंत्री के काफिले को ओवरटेक कर जाता है तो उसे 5-5 घंटे थाने में क्यों रखा जाता है। पूरा मामला केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी से जुड़ा है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि क्या देश में कोरोना टीकाकरण के बीच फिर से कोरोना वापस आ रहा है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के शहडोल में हुए 19 वर्षीय लड़की के साथ रेप के बारे में। रेप पीड़िता ने होश में आने के बाद एक ऐसा नाम लिया है जिसे सुनकर भाजपा के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। सबसे आखिरी में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है, उसके बारे में। उसमें क्या क्या खास है। सबसे जरूरी ये बात है कि पिछली बार से यह बजट 37,410 करोड़ रुपए ज्यादा का है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और यह जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम जनता जंक्शन शो है। सबसे पहले बात करेंगे आज केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी के काफिले को ओवरटेक किए जाने वाले मामले के ऊपर। उसके बारे में बात करते हुए आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी का काफिला ओडिशा के नेशनल हाईवे 16 से गुजर रहा था। आमतौर पर भले वीआईपी कल्चर समाप्त हो गया है, लेकिन जब भी मंत्री लोगों की सवारी गुजरती है तब आगे और पीछे प्रोटोकॉल के हिसाब से पुलिस की कई गाड़ियां तैनात रहती हैं। प्रताप सारंगी काफिले में भी इस प्रकार से कई गाड़ियां शामिल थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 पर बंगाल का रहने वाला एक परिवार अपनी गाड़ी से जा रहा था। इसी दौरान उसने पीछे से सायरन की आवाज सुनी तो उन्होंने लगा कि कोई एम्बुलेंस आ रहा है और उन्होंने अपनी गाड़ी को रोड के किनारे कर लिया, जिससे मंत्री जी का काफिला आगे निकल जा सके। जब मंत्री का काफिला आगे निकला तब उस परिवार को पता चला कि यह कोई एम्बुलेंस नहीं बल्कि किसी मंत्री का काफिला है। परिवार के मुताबिक कुछ दूर आगे जाने के बाद राज्य मंत्री का काफिला सड़क के किनारे रुक गया। वहीं 2 गाड़ियों से अपने घर वापस कोलकाता जा रहे इस परिवार ने मंत्री जी के काफिले को ओवरटेक करने की गलती कर दी। जैसे ही इस परिवार ने मंत्री जी के काफिले को पार किया तो पुलिस की गाड़ी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 20 किलोमीटर तक इन गाड़ियों का पीछा किया और इस दौरान वे लोग जालेश्वर के लखननाथ टोल के गेट के पास पहुंच गए थे। इसके बाद उसी टोल गेट के पास से इन गाड़ियों को वापस लौटा दिया गया और वापस वस्ता थाना लाया गया। थाने में लगभग 5 घंटे तक इनको बिठाया गया। परिवार ने बताया कि वो जल्दीबाजी में थे, इसलिए उन्होंने उस काफिले को ओवरटेक कर लिया। पुलिस की तरफ से गाड़ियों का चालान काटा गया और उसके बाद उनसे लिखित रूप से यह लिया गया कि आगे से कभी भी वो किसी मंत्री जी के गाड़ी को ओवरटेक करने की गलती नहीं करेंगे। प्रताप सारंगी का कहना है कि वो आगे सफर पर निकल गए थे, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने फोन करके उस परिवार को छोड़ने के लिए कहा था। खैर, किसी भी केंद्रीय मंत्री या फिर वीआईपी का एक प्रोटोकॉल होता है, उसे हमें नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन जो सरकार वीआईपी कल्चर खत्म करने का नारा चुनावी मंच से लगाती है, उसी सरकार के किसी मंत्री साहब के काफिले को मात्र ओवरटेक करने पर घंटों आपको थाने में गुजारना पड़ सकता है। शायद ही किसी ने इसके बारे में सोचा होगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या कोरोना एक बार फिर से देश में वापस लौट रहा है। महाराष्ट्र में तो कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा और अधिक बढ़ गया है, लिहाजा वहां लोग को सलाह दी जा रही है कि वो 2 मास्क एक साथ लगाएं। कहा जा रहा है कि 2 मास्क का प्रयोग करने से अधिक सुरक्षा मिल सकती है। महाराष्ट्र के हालात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि वहां पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह कोरोना केस में लगभग 81% की वृद्धि हुई है। वहीं 74% से ज्यादा एक्टिव केसों की संख्या अकेले महाराष्ट्र और केरल में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रमण का राष्ट्रीय औसत 1.79% है, तो वहीं महाराष्ट्र में यह 8.1% है। फिलहाल केंद्र सरकार लगातार राज्यों को निर्देश दे रही है और कोशिश में लगी है कि बढ़ रहे केसों की संख्या को फिर से काबू में किया जाए। भारत जैसे देश को लेकर विशेषज्ञों का यह कहना है कि यहाँ जनसंख्या अन्य देशों के मुकाबले काफी अधिक है, तो इसी लिहाज से भारत को कोरोना के प्रति ज्यादा गंभीरता दिखानी पड़ेगी। अगर इस समय लापरवाही की गई तो फिर से देश में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं और हालात बद से बदतर हो सकते हैं। फिलहाल केंद्र सरकार लगातार टीकाकरण की योजना को लेकर भी काम कर रही है और सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द देश में ज्यादा से ज्यादा आबादी को टीका दिया जा सके। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल में हुए रेप केस के बारे में। 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के शहडोल में एक युवती गायब हो गई। परिवार वालों ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने क्या क्या किया ये तो अभी तक साफ नहीं हो सका है, लेकिन कल रविवार को घर के पास से ही वो युवती बेहोश हालत में पाई गई। घर वालों को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस को इस घटना से अवगत कराया। पुलिस ने युवती को इलाज के लिए जैतपुर अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पता चला कि युवती के साथ रेप किया गया है। इलाज के दौरान जब 19 वर्षीय युवती को होश आया तो उसने कुल 4 लोगों का नाम बताया। इन 4 लोगों के नाम में एक नाम ऐसा था जिससे भारतीय जनता पार्टी में परेशानी बढ़ सकती है। युवती ने मुख्य आरोपी के रूप में विजय त्रिपाठी का नाम बताया। आपको बता दें कि विजय त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के मंडल चीफ है। विजय त्रिपाठी के अलावा अन्य 3 नाम राजेश शुक्ला, मुन्ना सिंह और मोनू महाराज शामिल है। युवती के बयान के बाद से मध्य प्रदेश पुलिस ने गैंगरेप का आरोप लगाकर इन 4 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। युवती ने पुलिस को सारी कहानी भी बताई है। इनके मुताबिक उसे एक लाल रंग की कार में अपहरण कर किसी फार्म हाउस ले जाया गया। फार्म हाउस में ले जाकर उसके साथ कई बार गैंगरेप किया गया। मामला सामने आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल अपने मंडल चीफ को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हालांकि वीडियो शूट किए जाने तक किसी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अब बात कर लेते हैं योगी सरकार के बजट के बारे में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट है जिसे सरकार ने पेश कर दिया है। उत्तर प्रदेश का बजट भी पूरे तरीके से पेपरलेस है और ये एक अच्छी बात है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बजट पेश कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता एमएसपी और किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि क्या बजट में एमएसपी और कर्ज माफी को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता था। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि यह बजट प्रदेश को सशक्त बनाने और देश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1492 करोड़ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए 750 करोड़ रुपए दिया गया है। प्रदेश के पहले पेपरलेस बजट में 27,598.40 करोड़ रुपए की नई योजनाओं के लिए इसे प्रस्तावित किया गया है। अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर रखा जाएगा, ऐसा इस बजट में कहा गया है। वहीं इसके लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है। वृद्धा पेंशन और किसान पेंशन के लिए 3100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छात्रवृत्ति के लिए 1430 करोड़ का व्यवस्था है। बजट में अयोध्या के साथ साथ अन्य पर्यटन स्थलों पर भी खूब ध्यान दिया गया है। चित्रकूट, वाराणसी और अयोध्या के लिए सरकार ने खास तौर पर बजट में काफी अच्छी व्यवस्था की है। इसके अलावा राज्य में नहरों के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 1200 करोड़ की व्यवस्था की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया है कि प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज जो बन रहे हैं उनमें से शैक्षणिक कार्य 2021-22 से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा प्रदेश भर के 13 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 1950 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया है। सरकार ने ऐलान किया है कि प्रदेश के 45 जिलों के क्रिटिकल केयर अस्पताल की स्थापना होगी। इस बार बजट 5,50,227 करोड़ 58 लाख का है, जो उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। आज के जनता जंक्शन शो में बस इतना ही। यह स्टोरी हमारे लिए मोहित ने लिखी थी। धन्यवाद।